हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मिंग को ऑनलाइन नए प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ वसीम। आज टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को डिस्कस करेंगे। और ये टॉप क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आप अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले अगर तो डिफाइन हॉस्पिटल हॉस्पिटल फार्मेसी में सबसे पहला पूछा जाता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। देखें, हॉस्पिटल फार्मेसी में बार बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले आप अगर डिफाइन करेंगे तो हॉस्पिटल क्या होता है, अगर जानेंगे तो हॉस्पिटल क्या होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसी संस्था जिसमें हमें 24 घंटा 7 दिन क्या मिलता है, ट्रीटमेंट का फैसिलिटी मिलता है। वहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, यानी डॉक्टरों को सिखाया जाता है। और हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करते क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी जो हॉस्पिटल में फार्मेसी का दुकान होता है या फार्मेसी का जो शॉप होता है उसे हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं हो तो उसमें बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। एक तो मरीजों को, पेशेंट में दिक्कत हो, दूसरी बात ये चीज पता होना चाहिए आपको कि उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी से ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है हॉस्पिटल ऑनर को। इसमें आपको क्या लिखना है, हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या है, उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस आपको लिखना, फंक्शन क्या होता है, इन सब चीजों को इसमें आपको डिफाइन करना। फिर नेक्स्ट आता है ब्रीफ डिस्कस अबाउट FIP बेसल स्टेटमेंट और NAQS। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और NABH भी कभी कभी पूछ लेगा, या तो फिर क्या कर लेगा, NABH भी पूछ लेगा कि ये क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, अगर हम बात करें FIP, अगर बात करें सिंपल सी बात करें, ये क्या है, इंटरनेशनल कह लीजिए। इंटरनेशनल क्या है, एक तरह का फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है। डिस्क्राइब द FIP ग्लोबल सर्वे द हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्या करता है, FIP सर्वे करता है, जैसे कि WHO कोई चीज में सर्वे करके देखे जाता है या किसी चीज पे पर्टिकुलरली, सेम इसी तरह क्या है, ये FIP इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे करता है हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस पे। ये किस तरह से आपको सही तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है नहीं, जो हाइजीन मेंटेन कर रहा है नहीं, उसके बाद ही आप कह सकते हो वहाँ पे रेटिंग देता है। आप देखोगे बहुत सारे हॉस्पिटल में NABH अप्रूव दिखा रहता है, एक्रेडिटेशनल रहता है, ग्रेड A रहता है। वो क्या करता है, इन सब चीजों को सर्वे करके रिपोर्ट बनाता कि नहीं ये हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज हो रहा है, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड हो रही है, तभी वहां से आपको दिखता है। अगर मान लीजिए वहां पर फेल होता तो आपको ज्यादा ग्रेड नहीं मिलता या अच्छा हॉस्पिटल नहीं माना जाता। ये क्या करता है, अगर बात करें तो डिस्क्राइब FIP ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्या करता है, आपको डिस्क्राइब करता है और कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस करता है किसके ऊपर, कि हॉस्पिटल फार्मेसी हम किस तरह से अच्छे से बना सकते हैं, किस तरह का टेक्नोलॉजी एडप्ट करें या किस वे से दे या किस SOP का फ्लो करे तो सही तरीके से ये हम मरीजों तक चीजों को पहुंचा सके। अगर बात करें बेसल स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब किस पे देता है, हॉस्पिटल फार्मेसी फ्यूचर किस तरह से होगा, इन सब चीजों पे ये स्टेटमेंट देता है। अब नेक्स्ट आता है NAQS। NAQS का अगर फुल फॉर्म देखें तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ये हॉस्पिटल पे जाके चेक करता है कि क्या, जैसे कि डॉक्टर उससे अवेलेबिलिटी चेक करता है, उसमें आपको जो क्लीनिंग पे पावर चेक करता है, जो पेशेंट के क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, इन सब चीजों को चेक करने के बाद ही आपको पूरा का पूरा चेक करता है, एक से इंस्पेक्शन के नाम पे, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इन सब चीजों को अगर और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप दिस फार्मेसी के ऐप पे जाके डाउनलोडिंग करके आप वहाँ पे ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। सबसे पहले देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, काम करना कि हॉस्पिटल का डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए। क्या है, हॉस्पिटल का डेफिनेशन याद रखेंगे आप। दूसरी बात यहाँ पे पूछ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल में आप अगर करेंगे, क्लासिफिकेशन का अगर एग्जांपल देखें थोड़ा सा, क्या होता है, गवर्नमेंट, सेवन गवर्नमेंट, आर्मी हॉस्पिटल होता है, और भी हर जगह अगर देखें रिसर्च हॉस्पिटल होता है, जो हम स्टडी करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। एक तरह से आपको क्लासिफिकेशन में पूरा शॉर्ट बेड, लॉन्ग बेड, PSC, CSC, इन सब चीजों को आपको अच्छे तरह से एग्जाम्पल के साथ आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। अब देखो गलती क्या करते हैं लोग कि आपको यहाँ क्लासिफिकेशन पूछा, अब स्टूडेंट क्या करता है, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर देता। नहीं, पहले आप क्या करो कि हॉस्पिटल को डिफाइन करो, उसके बाद फिर क्या करना, क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना। अब साथ में पूछता है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। यही चीज अगर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में भी याद रखिएगा तब भी आपको काम चल जाए। सबसे पहले क्या, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर को जो लिखा हुआ चीज है या फिर जो चीज समझ में नहीं आता उससे जाकर पूछे, और फिर लोगों से अच्छी तरीके से बातें करें, लोगों की जो दवाई का साइड इफेक्ट और इफेक्ट दोनों तरीके से
इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप यानी नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ एंड अदर मैनेजमेंट के साथ सही तरीके से रखे, क्लीन रखे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। इन सब चीजों को कंप्लीट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप बीइंग है अगर अच्छा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी आपको इम्पोर्टेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी साथ में ये भी आपको याद रखना, पीटीसी बहुत बार पूछता है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। देखो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में ये चीज करना है कि जो पूरे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में क्या किस तरह से आप इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, किन किन कमेटियों को, अगर देखिए किसी चीज में अगर हम निगरानी नहीं रखेंगे, एक कहावत है आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिस बाग में माली नहीं होता वो बाग बिल्कुल उजड़ा हुआ रहता। सेम इसी तरह क्या है, अगर मान लीजिए किसी का देखभाल या कमेटी नहीं बना के रखेगा तो इन्फेक्शन का ध्यान नहीं रखेगा। और हॉस्पिटल में देखा जाए तो इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। रीजन क्या है, हर तरह का बीमारी का पेशेंट आता है, किसी को ज्यादा इन्फेक्शन है, किसी को कम है, या जो बीमार पड़ते हैं उनका क्या होता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर होता है, या कोई बाहर से आया जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उसको इफेक्ट हो जाए, या बहुत सारे ऐसे डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो सारी चीज भी आपको फैल सकता है। उसको रोकने के लिए कमेटी बनाया था जिसके अंदर आपको हर डिपार्टमेंट का हेड रहता, फार्मासिस्ट रहता है, इसमें हर चीज का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहता है, ये सारी चीज का बना के कंट्रोल बनाया जाता है, मतलब कि सही तरीके इसका फंक्शन क्या हो रहता है, फंक्शन मेनली यही चीज रहेगा और ऑब्जेक्टिव कि अच्छे तरीके से पूरा का पूरा इन्फेक्शन फ्री रहे, हॉस्पिटल वेंटिलेशन मिले, इन सब चीजों को ध्यान आपको रखें। साथ में यहाँ के साथ में एक क्वेश्चन पूछ लेता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, कभी कोई पूछ लेता है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में किस तरह से आपका रोल है, किसका रोल है, फार्मासिस्ट का। मतलब कि आप क्या करते हैं, बार बार अगर एक ही एंटीबायोटिक देते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, तो वो वाला अगर आप देंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं देगा, कोई बीमारी सही नहीं होगा, बस आपको देने का देना ही होगा। उस कंडीशन में फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि डायरेक्ट आपको हायर एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, कम देना चाहिए, और सही तरीके से आपको दूसरा एंटीबायोटिक देंगे। अगर मान लीजिए कोई एक होता है तो दूसरा एंटीबायोटिक देकर हम उसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारी चीज उसमें लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट नोट ऑन हाई रिस्क ड्रग क्या होता है, इमरजेंसी ड्रग क्या था, शेड्यूल H1 ड्रग क्या था। ये हाई रिस्क ड्रग वो सारी चीज होता है जैसे कहते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कैंसर के ट्रीटमेंट अगर करेंगे, आपको उन सब चीजों ड्रग को अच्छे तरीके से रखना। फिर आता है इमरजेंसी ड्रग, इमरजेंसी ड्रग जैसे कि आप लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में भी ये पूछ लिया, इमरजेंसी ड्रग या तो फिर कह लीजिए लाइफ सेविंग ड्रग क्या होता है। फिर आता है H1 जो एंटीबायोटिक आता है H1, इसमें ये पूछता है कि कौन कौन से आते हैं। ये ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो विदाउट डॉक्टर के आप नहीं दे सकते। कभी इसमें भी पूछ लेता है शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स क्या होता है कि शेड्यूल एक्स वो सारी चीज आता है कि आपको विदाउट डॉक्टर को नहीं ले सकते, जो नार्कोटिक एंड साइकोटिक जो ड्रग होता है जो नींदने के लिए आप यूज करते हैं, वो सारी चीज उसमें आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आता है डिस्कस डिटेल एंड मेथड ऑफ फीफो, फीफो क्या होता है और एफईएफओ मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए ये क्या होता है, एक मेथड है जो हम क्या करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं इन सब इस मेथड से। इसमें क्या होता है कि फीफो के बारे में बात करें थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले। एफ मतलब क्या होता है, फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ऐसा चीज जो पहले दवाई लाते हैं, जिसे हम पहले लाते हैं। मान लीजिए हमने जो जनवरी में एक दवाई लाया और एक हम मार्च में लाए, हम क्या करेंगे जो जनवरी में है उसको पहले बेचेंगे, मार्च वाले को बाद में बेचेंगे। और दूसरा एक मेथड हम और अप्लाई करते हैं कि कभी कभी अगर जनवरी में भी लाए मार्च में भी लाए तो उसका ड्यूरेशन पीरियड कम होता है, उसका लाइफ स्पेन कम होता है, उसके लिए हम जल्दी बेचना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म अगर दें तो फर्स्ट एक्सपायर, फर्स्ट एक्सपायरी और फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले एक्सपायर होगा पहले हम उसे बेचेंगे। इन मेथड को आपको डिटेल में आपको डिस्कस करना, पहले इसमें थोड़ा सा आप इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में लिख देंगे, उसके बाद फिर आप इसे डिस्कस में डिटेल करेंगे। फिर आता है डिस्कस एवं द इक्विपमेंट यूज एंड कोल्ड स्टोरेज, आपको क्या है डिटेल में यूज करना है, जैसे कि हम लोग फ्रीज यूज करते थे, और कोल्ड स्टोरेज करने के लिए कह सकते हैं जो दवाई को एक तरह से दूसरी जगह कोल्ड बॉक्स का यूज करते हैं, जैसे वैक्सीन का होता है। इन सब चीजों को कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करते हैं इसमें आपको डिफाइन करना। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन इन आईसीसी, आईसीयू, एनआईसी और इमरजेंसी वार्ड। इन सब चीजों में हम किस तरह से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे इमरजेंसी वार्ड में क्या करते हैं, पहले ही हम दवाई जो जरूरत लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं उसे हम वहां पे ले जाकर रख देते हैं। अब जब जरूरत पड़ता है तब हम उसे यूज कर लेते हैं, और जिसके लिए जरूरत पड़ता है
उसे हम क्या करते हैं, उसके जो अगर मान लीजिए जिसके लिए यूज हुआ उससे हम पैसे ले लेते हैं। और ये कहाँ से है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, फार्मासिस्ट से लेके वो पूरे पूरे हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आईसीयू में जैसे जो नॉर्मल को दवाई है सबके लिए जो यूज होता है, जैसे कि एलर्जी के लिए हो गया, पीसी में हो गया, फीवर के लिए हो गया, या गैस के लिए हो गया, इन सब चीजों को पहले ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ये पूरा का पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आता डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड चॉइस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट और चीज है, इसको एकदम बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है कि नार्कोटिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, और साइकोट्रोपिक, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक का जो सब्सटेंस होता है, जैसे नींद की गोली हो गया या किसी के हेलुसिनेशन होता है, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत ही ध्यान रखा जाता है और इसे अच्छे तरीके से हम स्टोरेज में रखते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हम इसे रखेंगे उसे अच्छे तरह से लॉक करके रखेंगे, और कभी हम किसी को पेशेंट को देंगे तो विदाउट डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं देंगे। एक कंडीशन इसमें आता है, जब आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको अगर जरूरत पड़े तो आप दे सकते हैं, लेकिन कंसल्ट करके, किसके नर्स दे सकती है लेकिन कंसल्ट करें हॉस्पिटल उस डॉक्टर से फोन पे कर सकते हैं, और उसका टाइम और उसका साइन मार देंगे और लिख देंगे कि ये डॉक्टर ने ये चीज कहा है इस दवाई को देने के लिए, तभी आप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करना है कि विदाउट डॉक्टर से आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट आता, अब आता है कि मेडिकेशन एरर क्या होता है और इसका टाइप्स कितना होता है। मेडिकेशन एरर अगर बढ़ेंगे तो यही चीज आपको क्या है, कम्युनिटी में भी सेम इम्पोर्टेंट चीज है। मेडिकेशन एरर क्या होता है कि अगर मान लीजिए, सबसे पहले मेडिकेशन समझते हैं। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि आपको दिन में 2 बार गोली लेना है, मतलब डॉक्टर ने जिस हिसाब से कहा उस हिसाब से फॉलो करिए, इसे हम मेडिकल कहेंगे या मेडिकेशन एडरेस कहेंगे। अब क्या होता है मेडिकेशन एरर, अगर मान लीजिए बूढ़े लोगों का क्या होता है कि याददाश्त जो होता है या दिमाग होता है थोड़ा सा कमजोर होता है, या याददाश्त की कमी थोड़ी कम होती है, जल्दी भूल जाते हैं, तो उसको अगर कहें तो वो क्या होता है कि आपको भूल जाते हैं, तो उसको अगर 2 बार का 3 बार ले सकते हैं। या बच्चे कंडीशन में, बच्चे को मान लीजिए कि उतना होश नहीं रहता, उस कंडीशन में भी क्या है कि आपको आपको पेरेंट है बीने, आप अगर अच्छे पेरेंट है या फिर आप पेरेंट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप गार्जियन है तो सेम इसी तरह क्या करते हैं, ऐसा एरर जो डॉक्टर के द्वारा बताए गए चीजों को ना करके कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, सही टाइम पे ना लेना, या तो फिर कोर्स को ना पूरा करना, या सेल्फ मेडिकेशन से करना, इन सब चीजों का जो एरर आता है इसी को कहते हैं मेडिकेशन एरर। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, एज हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, इन सब चीजों को टाइप्स को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अब आता है हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल देखो हर बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में पूछेगा। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, रेडियो प्लस फार्मास्यूटिकल, ऐसा एलिमेंट या ऐसा फार्मास्यूटिकल जिसमें आपको रेडिएशन निकाले, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, जिससे हम वेगा रोग के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, आईडी हो जाता है, जब कैंसर हो जाता है तब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसको हम स्टोरेज कंडीशन, एक स्पेशल स्टोरेज कंडीशन रखते हैं और इसका हैंडलिंग करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिसे हम पीपीटी किट कहते हैं। पीपीई के मतलब कि अच्छा पर्सनल इक्विपमेंट की किट कहते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे यूज करते थे उस तरह का किट यूज करते हैं। इसका स्टोरेज करने के लिए डार्क रूम में रखेंगे और ब्रिक्स से पॉसिबल होता है हम उसे घेर के रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, ओवर द नाइट करते हैं, मतलब आज जरूरत पड़ता है, अगर मान लिया जरूरत पड़ता है रात में हम मंगाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट किस लिए, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसे करते हैं। अब आता है डिस्कस होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। आज के ज़माने में देखे होंगे कि हर चीज़ आपके फ़ोन में है। फ़ोन में है क्या होता है कि आप क्या करते हैं, बस आप अपना आधार कार्ड डालिए या किसी भी चीज़ के लिए पूरा पूरा डिटेल लिखा है। सेम इसी तरह क्या होता है कि आपका हिस्ट्री कितने लोगों को दिखा है, कौन कौन सी बीमारी है, या क्या क्या चीज़ आपको हुआ, कितने खर्च किए, कौन कौन से डॉक्टर के पास गए, ये सारा का सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। मतलब कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है, तो आपका जो रिकॉर्ड है पर्चा या प्रिस्क्रिप्शन फिजिकल फॉर्म में ना होके आपको कह सकते हैं फोन में मिल जाता है या फिर इंटरनेट में मिल जाता है। इन सब चीजों को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कहते हैं। अब होता है डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं फार्मासिस्ट कितने तरह के हो सकते हैं। फार्मासिस्ट अगर हम बात करें तो 3 तरह के फार्मासिस्ट है मेन। कौन कौन से फार्मासिस्ट है, एक हमारे पास हॉस्पिटल, दूसरा है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तीसरा आता हमारे पास क्या है कि जो हम लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पता ही आपको, हॉस्पिटल में काम करे, कम्युनिटी जो आप लोगों ने लाइसेंस लिया और ओटीसी मेडिसिन पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होता है कि जैसे कोई दवाई आती है ना तो वो 4 फेजेस में आती है।
कितने 4 फेजेस में आती है, तो उसको देखभाल करने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट को छोड़ के जो एडवर्स इफेक्ट देता है, उन सब चीजों को देखभाल करने के लिए कौन क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करता है। इसका डेली एक्टिविटी जैसे कि रूटीन चेक करना, वार्ड पार्टिसिपेट करना, काउंसलिंग करना, इन सब चीजों का काम रहता है किसका, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये आपको इसमें डिफाइन करना है। अब आता है कि एडीएमआर। अब देखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ एडीएमआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। मतलब कि आपको अभी मैंने बताया कि हमारी जो ड्रग आती है वो हमारे 4 फेज में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 3 होने के बाद चलते रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत सारे दवाई बैन हुआ था, क्यों? कुछ दिन पहले आपने न्यूज सुना होगा, कफ कुछ जो सिरप होते थे बच्चों के लिए, तो वो कैंसर कॉजिंग करता है या उसे बैन कर दिया। वो काम किसका करता है या खोज किसने करता है, वो ध्यान कौन देता है? वो हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही उसे ध्यान देता और वो मॉनिटरिंग करता। इसके बारे में आपको कंप्लीट इसमें लिखना है। अब आता है रीनल और थायराइड फंक्शन। रीनल जैसे किडनी से रिलेटेड जितने टेस्ट होते हैं, और थायराइड से फंक्शन जैसे TSH हम करते हैं, चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है। तो ये इसमें आपको डिफाइन करना है। फिर आता है कि डिटेल एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रो बैलेंस। देखिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंस क्या होता है कि जब आपको डायरिया हो जाए या लॉस ऑफ वाटर हो जाए, उस कंडीशन में हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए, जैसे सोडियम चाहिए, क्लोराइड चाहिए। ये सारी चीज बहुत ही नेसेसरी है। अगर आपको पोटेशियम नहीं होगा या सोडियम नहीं होगा तो वीकनेस हो जाता है, या आपको बॉडी में वाटर रिटेंशन चाहिए। ये सारी चीज आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आपको बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको एलिमेंट को बैलेंस करने का काम करता है। ये मिनरल्स के अंदर आता है, आप कह सकते हैं। अब आता है हेवी मेटल पॉइजनिंग। हेवी मेटल पॉइजनिंग को हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे पॉइजनिंग हो जाता है, पॉइजनिंग के इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। फिर आता है फंक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे फोर्थ पेज होता है, फोर्थ पेज आपको क्या मैंने कहा कि दवाई आता है फोर्थ पेज में। फोर्थ पेज में पूरा का पूरा आपको देखभाल होता है। तो फोर्थ पेज का जो देखभाल करता है वो हमारे फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है। फार्माकोविजिलेंस, कोविजिलेंस मतलब कह सकते हो वॉच आउट कर सकता है या उस पर निगरानी करता है। और फार्मा मतलब अगर फार्मेसी में या दवाई से रिलेटेड या फार्मा प्रोडक्ट पर ध्यान रखता है या उस पर देखभाल करता है, उसे हम क्या कहें, फार्माकोविजिलेंस कहेंगे। फार्माकोविजिलेंस में क्या रहता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे फंक्शन यही चीज रहता है कि उस पर वॉच आउट करना, नया दवाई जो आता है उस पर देखभाल करना, कोई चीज है तो उसे बैंड करना या हायर अथॉरिटी तक पहुंचना। ऑब्जेक्टिव यही रहता है, एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटरिंग करना और अच्छे से अच्छे हेल्थ प्रोवाइड करना, साइड इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा ना दे, ये सारी चीजों को चेक करना। ये आपका फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है डिस्कस लासा। लासा एक तरह कह सकते हैं टेक्निक है जिसके द्वारा हम कहते हैं जो मेडिकल एडेंस है, मेडिकल जो एरर है उसको कम करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब आता है पीटीसी। देखिए पीटीसी बहुत बार पूछ लेता है और इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पीटीसी का होता है फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी। ये आपको एक ऐसा कमेटी है, यही डिसाइड करता है किसी हॉस्पिटल में कि कौन सा दवाई आएगा और कौन सा दवाई नहीं रहेगा। इसको सबसे पहले आपको पीटीसी को डिटेल में डिसाइड करना है, इसका मेंबर्स को डिस्कस करना है, इसका ऑब्जेक्टिव को करना है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केयर को आपको साथ में डिस्कस करना है। फार्मास्यूटिकल केयर जैसे कि टॉपिकल केयर आता है, आप लोग कॉस्मेटिक्स आते हैं यूज करते हैं, इन सब चीज इसके बारे में आता है। पीटीसी को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि पीटीसी बहुत बार पूछ लेता है। चलिए इसी चीज को अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।